चाइना अरुणाचल को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। और अरुणाचल को लेकर जिस प्रकार की गतिविधियां चाइना अक्सर करती है, आज समझने की आवश्यकता है कि चाइना की आज प्लेबुक अरुणाचल को लेकर क्या है और चाइना ये व्यवहार करती क्यों है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा तिब्बत को। और जिस दिन आप तिब्बत को समझेंगे, आप समझेंगे चाइना के अरुणाचल के व्यवहार को। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद भारत ने एक तरीके से चाइना की जो पूरी की पूरी सोवरेनिटी तिब्बत के ऊपर है, उसको एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं रिफ्यूज़ कर दिया था। इसका रिफ्यूज़ल का पॉलिसी का सबसे बड़ा अगर स्टैंड हमें कहीं विजिबल दिखता है, तो वो दिखता है खास करके जब भारत ने दलाई लामा को बुलाया, उनको बुलाकर भारत में पनाह भी दी और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को बनाने की कोशिश करके उसको आज एक सेल्फ सफिशिएंट गवर्नमेंट बनाकर पेश किया। चाइना को आज की डेट में इस कॉन्टेक्स्ट में अरुणाचल यहाँ पर समझ आता है कि उसके लिए वो कैसे एक प्रॉब्लम पॉइंट है। जोग्राफिकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना आज की डेट में उसको ये लगता है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा रीजन है जहां पर तिब्बत का जो पूरा प्लेटू है वो कोलैप्स करके भारत के अंदर पहली बात तो मर्ज करता है। ये एक ऐसा हिमालय का सेगमेंट है जिसकी हाइट्स को, ऊंचाइयों को पहली बात तो भारत कंट्रोल करता है। ये चाइना को इरिटेट करता है क्योंकि चाइना को ये लगता है कि अगर अरुणाचल, जहां पर तिब्बतियन प्लेटू पूरा कन्वर्ज करते हुए भारत के पास है, तो भारत के पास इस पर्टिकुलर अरुणाचल प्रदेश के इलाके में अगर मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं तिब्बत का कंट्रोल भी पहली बात भारत के पास ही रहेगा। क्योंकि जो ऊंचाइयों को कंट्रोल करता है वो उस पूरे एरिया के प्लेटू को भी कंट्रोल करता है। ये चाइना को बहुत इरिटेट करता है। चाइना को दूसरी बात ये लगती है कि तिब्बत को हम फुल्ली कभी भी सिक्योर नहीं कर पाए और नहीं कर पाएंगे तब तक जब तक हमें अरुणाचल प्रदेश नहीं मिलेगा। वो इसलिए चाहता है अरुणाचल प्रदेश को क्योंकि उसको ये लगता है कि अरुणाचल आज की डेट में एक साइकोलॉजिकल बफर है जो आज भी तिब्बत को और भारत को जोड़ता है। इसी रीजन से उसको बार बार दिमाग में इस चीज को लेकर खुजली होती है कि तिब्बत का ऑक्यूपेशन जो मैंने किया, क्योंकि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट देश था जिसको चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया, वो इलीगल ऑक्यूपेशन उसका तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को और उनके ऊपर वो कब्जा ना कर पाए। इस रीजन से चाइना को आज अरुणाचल तिब्बतियन बुद्धिज्म का एक सोल दिखता है। इस रीजन से चाइना को ये बात लगती है कि जब तक अरुणाचल भारत के पास रहेगा और भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा जो कि एक भारत का सोवरेन हिस्सा है, तब तक वो कहीं ना कहीं भारत को तिब्बत से कल्चरली सेपरेट नहीं कर पाएगा। चाहे पॉलिटिकली समझने की कोशिश कीजिए, चाइना ने तिब्बत के ऊपर अपना दबाव और कंट्रोल राजनीतिक तौर पर बना लिया हो, लेकिन जो कल्चरल नाता है, जो कल्चरल एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसको वो ब्रेक नहीं कर पाया। सबसे बड़ी बात है कि तवांग के अंदर तिब्बत जो एक इलाका है पूरा, उसका एक्सटेंशन अगर हम तवांग में देखें खास करके, तो तवांग में एक बुद्धिस्ट कल्चरल लेवल का एंगेजमेंट हमेशा से रहा है। तिब्बत के जितने भी बुद्धिस्ट थे उन्होंने तिब्बत में एक मोनेस्ट्री तो बनाई ही बनाई, इसके साथ साथ उन्होंने तवांग में भी एक मोनेस्ट्री बनाई। अब ये जो तवांग की मोनेस्ट्री है जो भारत के अरुणाचल में है, इसने हिस्टोरिक तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर कई सारे दलाई लामाज को, उनको सिर्फ उनके गद्दी को अप्रूव ही नहीं किया, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंटली कई सारे दलाई लामाज के इनकारनेशंस को भी अप्रूव किया। चाइना को आज ये लगता है कि अगर मुझे किसी भी प्रकार का कंट्रोल तिब्बत पे बनाना है तो मुझे तवांग मोनेस्ट्री पे भी कंट्रोल बनाना है। तवांग मोनेस्ट्री पे कंट्रोल इसलिए बनाना है क्योंकि दलाई लामा का री इनकारनेशन सिर्फ आज की डेट में तिब्बत की मोनेस्ट्री नहीं बल्कि तवांग मोनेस्ट्री से भी हुआ है। अब चाइना की बेचैनी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उसको ये बात पता है कि अगर आने वाले समय में जब दलाई लामा का देहांत हो जाता है और जब दलाई लामा इस दुनिया में नहीं रहते, तो दलाई लामा के बाद जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा उसके सक्सेशन का गेम क्या होगा। अब यहां पर गेम सारा और पेचीदा होता है। क्यों? क्योंकि एक चीज को समझिए, अगर चाइना ने एग्जिस्टिंग दलाई लामा के बाद जो फ्यूचर दलाई लामा है उनका नाम चाइना ने खुद डिक्लेयर किया, तो पहली बात, जितने भी टिबेटियंस जो आज भारत में रहते हैं, पहली बात, और तवांग मोनेस्ट्री जो भारत में है, वो चाइना के दलाई लामा को नहीं मानेगी। और चाइना को इस बात के बारे में पता है कि अगर उसने फोर्सेबली वर्ल्ड में एक नया दलाई लामा अपने चुनिंदा पर्सन को लाकर दिया और उसी के काउंटर में भारत ने तवांग मोनेस्ट्री से मान लीजिए एक नए दलाई लामा को दिया, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग दलाई लामा है वो ये बात बोल चुके हैं कि मेरा सक्सेसर चाइना नहीं बल्कि भारत देगा, तो चाइना को आज की डेट में ये चीज बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रही है कि अगर ऐसी परिस्थिति हुई कि उसने अपना दलाई लामा दिया और भारत ने तवांग के थ्रू
एक अपना दलाई लामा दे दिया तो कहीं ना कहीं पूरे तिब्बत का आइडियोलॉजिकल कंट्रोल चाइना खो बैठेगी। इस रीजन से इस आइडियोलॉजिकल कंट्रोल को बचाने के लिए अरुणाचल चाइना के लिए इस मोमेंट पर एक फलक्रम पॉइंट है, जिसके लिए वो चाहती है कि सिर्फ अरुणाचल ही कंट्रोल ना हो, बल्कि अरुणाचल से वो पूरे तिब्बत के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल बनाना चाहती है। ये जो चाइना के मोटिवेशंस है, इन मोटिवेशंस को अब चाइना अनफोल्ड करती कैसे है? इन मोटिवेशंस को अनफोल्ड करती है वो एक स्पेसिफिक प्ले बुक बनाकर। इस प्ले बुक को समझिए। इस प्ले बुक में चाइना क्या करती है, एक मैन्युफैक्चर करती है फेक हिस्टोरिकल नरेटिव। कैसा फेक हिस्टोरिकल नरेटिव? चाइना ने अपने कंट्री के अंदर पिछले लगभग 60-70 सालों से एक झूठा नरेटिव फैला रखा है। नरेटिव ये है कि तिब्बत जो है हिस्टोरिकली तवांग को कंट्रोल करता था। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए चाइना देखिए स्टोरी कैसे बनाती है। चाइना कहती है कि तिब्बत हिस्टोरिकली तवांग को कंट्रोल करता था, और जो पूरा का पूरा तिब्बत है वो चाइना की किंग डायनेस्टी के कंट्रोल में एक पॉइंट पर होता था। और तिब्बत क्योंकि किंग डायनेस्टी के अंडर होता था, इस कॉन्टेक्स्ट में वो कहती है कि हमें किंग डायनेस्टी के इसी रूल को वापस लाना है और किंग डायनेस्टी के उसी रूल को रिस्टोर करना है। वो रिस्टोर तब होगा जब तिब्बत पे कंट्रोल होगा, और वो तब होगा जब तवांग पे कंट्रोल होगा। तो ये होता है नरेटिव ऑक्यूपेशन। पर ये नरेटिव ऑक्यूपेशन जिसमें चाइना कोशिश कर रही है हिस्ट्री को ऑक्यूपाई करने के लिए पहले, रादर देन टेरिटरी को ऑक्यूपाई करने के लिए, ये चीज़ कामयाब नहीं होगी, क्योंकि तिब्बत तवांग ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक मैन्युफैक्चर्ड मिथ है चाइना का। रियलिटी ये है कि जब चाइना में किंग डायनेस्टी थी तो किंग डायनेस्टी के दौरान तिब्बत एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी थी। किंग डायनेस्टी के दौरान तिब्बत और किंग डायनेस्टी के बीच में जो रिलेशनशिप था वो गुरु शिष्य का रिलेशनशिप था। तो चाइना अगर आज की डेट में ये झूठा नरेटिव बोल रही है कि पहली बात किंग डायनेस्टी के कंट्रोल के दौरान तिब्बत उसके अंडर होता था, ये 70 साल एक झूठ फैला फैला के ये झूठ को उसने नॉर्मलाइज कर दिया है। ये नॉर्मलाइज करने से चाइना जो आज एक नरेटिव फैला रही है कि हमें तिब्बत का कंट्रोल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अरुणाचल का कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि ये अनफिनिश्ड यूनिफिकेशन है तिब्बत का। इस नरेटिव से चाइना सिर्फ इस चीज को जस्टिफाई कर रही है कि कहीं ना कहीं वो बेचीदा है कि वो एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल तिब्बत के ऊपर नहीं पा पाई आज तक। अरुणाचल इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और देता है चाइना को लेकर। ये जो प्रॉब्लम है चाइना को लेकर समझने की आवश्यकता है कि ये क्या है। आज आप देखिए कि अरुणाचल जो है इस इलाके में जितने भी भारत के अंदर आ रही नदियां जो चाइना की ओर से आ रही हैं उसका अपर एंट्री पॉइंट खास करके भारत के पास है। केस इन पॉइंट ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी एक ऐसी नदी है जो आती संगपो तिब्बत से है, लेकिन उसका अपर एंट्री पॉइंट क्योंकि भारत में है, तो यहाँ पर भारत इस प्रकार से गेम खेलता है कि चाइना को वो वाटर राइट्स पहली बात तो एक्सरसाइज करने नहीं देता। अब चाइना किस प्रकार के वाटर राइट्स चाहती है? चाइना चाहती है ब्रह्मपुत्रा में पहली बात बहुत बड़े बड़े हाइड्रो पावर कॉरिडोर्स बनाने के। चाइना ऑलरेडी एक मेगा डैम प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। चाइना को ये बात पता है कि इस मोमेंट पर संगपो नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसके पानी का मुझे डाइवर्जन करके अपनी पॉपुलेशन को फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी देनी है। इस कॉन्टेक्स्ट में जब तक उसको ये बात पता रहेगी कि भारत अरुणाचल में उसके इस गेम को अनफोल्ड नहीं होने देगा, तब तक उसको ये लगता रहेगा कि जो पूरे के पूरे रिवर राइट्स हैं उसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। तो चाइना आज की डेट में इस प्रकार से एक हाइड्रोलॉजिकल लेवल पर प्रेशर पॉइंट बनाने के लिए अरुणाचल के ऊपर इस प्रकार के क्लेम करती रहती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये क्लेम ब्रह्मपुत्रा को लेकर या तिब्बत के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल कंट्रोल को लेकर नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अरुणाचल चाइना के मुताबिक एक स्ट्रेटेजिक वेज है। स्ट्रेटेजिक वेज का मतलब ये है कि आज भारत जब मॉडर्नाइज हो रहा है, भारत जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को वो अरुणाचल में भी बना रहा है, अपनी मिलिट्री का प्रेजेंस वो अरुणाचल में भी कर रहा है। तो चाइना को ये बात पता है कि भारत जितना मॉडर्नाइज करेगा, जितनी अपनी मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ये सारी की सारी मिलिट्री को वो जब आज अरुणाचल के अंदर लाकर प्रेजेंट करेगा, तो कहीं ना कहीं जो अरुणाचल के अंदर पूरी रिज लाइंस हैं, उन रिज लाइंस के ऊपर अगर भारत की ट्रूप्स का डोमिनेंस होगा, तो कहीं ना कहीं वो पीएलए के जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना की है उसके मिलिट्री डोमिनेंस को काउंटर करेगा। इस रीजन से चाइना आज की डेट में अरुणाचल को डिफेंसिव रखने के लिए और अरुणाचल में कि भारत किसी प्रकार का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, वो इस प्रकार के बचकाने क्लेम्स करता रहता है। इन क्लेम्स में कभी कभी वो, अगर मान लीजिए कोई भारत का डिप्लोमेट बाहर जा रहा है जो अरुणाचल का है, तो उसको लेकर बवाल करना। भारत में कोई अरुणाचल का नागरिक है
जो चाइना जा रहा है उसको लेकर बवाल करना, जो उन्होंने रीसेंट टाइम्स में किया। भारत की तरफ से अगर दलाई लामा को लेकर कोई बात हो, उसको लेकर बवाल करना। भारत के प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट के कोई वरिष्ठ मंत्री अगर आज की डेट में अरुणाचल किसी विजिट पर या किसी प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करने जाए, उसको लेकर बवाल करना। ये चाइना की एक कॉमन प्लेबुक बन चुकी है, क्योंकि चाइना को अब ये बात समझ आ चुकी है कि जब तक मैं अरुणाचल का ये फ्रिक्शन, इस पॉइंट को अलाइव रखूंगा, तब तक मैं भारत को उसके डोमिनेंस को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने से रोक पाऊंगा। लेकिन वो इस इस्टेब्लिशमेंट को नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि इस सारे दबाव के बाद जितना भी वो साइकोलॉजिकल प्रेशर का गेम खेल रहा है, भारत आज भी डेट में अरुणाचल को एक ऐसे विकास के रास्ते पे ले जा चुका है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, जहां पर साथ में मिलिट्री लेवल पर जो फोर्टिफिकेशंस की आवश्यकता है, भारत ने अपना पूरा का पूरा फोर्ट्रेस अरुणाचल का सिक्योर करके रखा है। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना का गेम यहाँ नहीं खत्म होता। चाइना को ये बातें इसलिए भी अरुणाचल की करनी पड़ती हैं क्योंकि उसको ये बात पता है कि जब तक वो ये नरेटिव ऑक्यूपेशन का गेम अपने डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए करता रहेगा, जब तक वो अपनी आम जनता को चाइना में ये बात रोज बताता रहेगा कि जो तिब्बत है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, तिब्बत का फुल ऑक्यूपेशन तब तक नहीं होगा जब तक अरुणाचल को हम नहीं ला पाएंगे, तब तक वो अपनी जनता को भी मूर्ख बनाकर डिफेंस बजट्स का डाइवर्जन करके अरुणाचल की ओर अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाने का ये गेम खेलता रहेगा। और आज आप चाइना और पाकिस्तान में दोनों में ये कॉमनैलिटी देखिए कि पाकिस्तान सुबह से रात भूखा नंगा देश एक ही नरेटिव लेके बैठता है कि कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन। कश्मीर तो इज नॉट एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन पाकिस्तान, इनफैक्ट पाकिस्तान इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस फॉर इंडिया। क्योंकि ये अगर जिस दिन टेरिटरी हमने ले ली, उस दिन हमारा पार्टीशन अंडू भी होगा, और कुछ मूर्ख लोगों की वजह से जो ये पार्टीशन हुआ था, जिसकी वजह से टेरिटरी का ये बंटवारा और बल्कनाइजेशन भारत का हुआ था, वो भी अंडू होगा। लेकिन आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान का भी वही नरेटिव कि कश्मीर इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरे स्टेट के रिसोर्सेज को हाईजैक करके पूरी मिलिट्री का दबदबा बढ़ाता है। और चाइना का ये सिमिलर थॉट प्रोसेस कि अरुणाचल इज एन अनफिनिश्ड नेशनल यूनिफिकेशन प्रोजेक्ट, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम तिब्बत और अरुणाचल को यूनिफाई नहीं करेंगे। दोनों के दोनों देश एक ही थाली के चट्टे बट्टे इसीलिए इतनी बनती है क्योंकि मानसिक तौर से दोनों के दोनों उतने ही बीमार हैं जितने एक दूसरे के सामने ये दिखते हैं नहीं, लेकिन दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं कि हम तो बड़े नॉर्मल हैं। रियलिटी सबको पता है। सारा गेम यहाँ पर सिंपल है। अरुणाचल आज की डेट में एक किसी प्रकार का लैंड डिस्प्यूट नहीं है। ये याद रखिएगा कि अरुणाचल आज की डेट में तिब्बत का इशू है, दलाई लामा का इशू है, दलाई लामा के सक्सेशन का इशू है, हाइड्रोलॉजिकल कंट्रोल का इशू है, स्ट्रेटेजिक साइकोलॉजी का इशू है, और चाइना के अंदर मिलिट्री के बजट्स को ऑक्यूपाई करके फोर्सिबली ये इंश्योर करना कि चाइना सारी मिलिट्री का कंट्रोल इस फेक हिस्टोरिकल नैरेटिव के थ्रू करे, इसका इशू है। आई बिलीव चाइना के इस मोटिव को अब आप समझ गए, इस प्लेबुक को अब आप समझ गए। आने वाले समय में जब जब ये प्लेबुक अनफोल्ड होगी, यही पॉइंट्स, यही चीजें हर बार उजागर होंगी। धन्यवाद।